नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का ये जो टॉपिक है, चाहे आपकी पटवार की एग्जाम हो, ग्राम सेवक या अन्य जो संबंधित जो परीक्षाएं हैं, इसके साथ साथ यूपीपीएससी, आरपीएफपीएससी और अन्य जो लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम्स हैं, उनमें भी ये जो टॉपिक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो है ये संविधान के भाग 9 में पंचायत व नगर पालिकाओं के शासन से संबंधित है। पटवार की एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से लगभग जो प्रश्न है वो प्रत्येक परीक्षाओं में आते हैं इस टॉपिक में। इसलिए स्थानीय स्वशासन के पूरे चैप्टर को आपको समझना जरूरी है। इस चैप्टर में हम स्थानीय स्वशासन का अर्थ, उसका इतिहास, उसके स्वतंत्रता के पश्चात जो पंचायती राज है उसका किस प्रकार से विकास हुआ, उसके बाद में पंचायती राज से संबंधित कौन सी संस्थाएं बनी, उन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो पंचायती राज की जो समितियां हैं, समितियों से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम इसमें पंचायत व नगर पालिकाएं हैं, इन पंचायत और नगर पालिकाओं में हम ग्रामीण और नगरीय यानी दोनों पढ़ते हैं, पंचायत स्तर और नगरीय स्तर। तो पंचायत स्तर पे हम जिला पंचायत जिसको जिला परिषद कहते हैं, ब्लॉक पंचायत जिसको पंचायत समिति कहते हैं, और ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा है उसको इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र किसे देता है, वो पूरी जो जानकारी, जैसे जिला परिषद के सदस्य और जिला परिषद से संबंधित जो अध्यक्ष और उनके कार्य हैं, बैठक है, कोरम है, कब कब होती है, वैसे ही हम पंचायत समिति के लिए, वैसे ही हम ग्राम पंचायत के लिए इसमें करते हैं। ऐसे ही हम नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पंचायत जिसको नगर परिषद भी कहा जाता है, और नगर पालिका, इन सभी के बारे में इस स्थानीय स्वशासन में हम पढ़ते हैं। तो ये जो स्थानीय स्वशासन का टॉपिक है ये प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको इस टॉपिक को पूरा आपको इसको पढ़ना है। हम पूरे एक साथ इनको नहीं पढ़ सकते, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नीचे आप जो तीर का निशान देख रहे हैं वहां पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे जो है ये सारे टॉपिकों के लिंक जो है वो खुल जाएंगे, और उस लिंक पे आप क्लिक करके इस स्थानीय स्वशासन के प्रत्येक जो चैप्टर है उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। समितियां हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है स्थानीय स्वशासन का, इस स्थानीय स्वशासन को आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, परंतु बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे भी हैं, बड़े क्वेश्चन है इसके अंतर्गत बनते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि हम बात करें कि संविधान के भाग 9 और 9 क जो है वो इससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन। और इसमें भी आप देखेंगे कि भाग 9 में पंचायत है और भाग 9 के जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। इसमें भी आप ध्यान देंगे कि आर्टिकल 243 संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है, और इसके उपभाग है, यानी आर्टिकल 243 क से लेकर के 8 तक जो है, इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 243 क, आर्टिकल 243 ख, 243 ग, 243 ग, 243 जो छ जो भी है। तो इसी प्रकार से यहां तक क्या है, नगर पंचायत यानी पंचायत के बारे में है, और उससे आगे आप देखेंगे कि जो है तय से 243 तय से लेकर के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो है वो आर्टिकल किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये अनुच्छेद का भी आपको ध्यान रखना है, और ये अनुच्छेद सबसे बड़ा अनुच्छेद है। तो सबसे पहले आज के इस टॉपिक में हम स्थानीय स्वशासन के अर्थ को जान लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है स्थानीय स्वशासन? यानी स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बना करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। यानी ये क्या है, इसका उद्देश्य है।
और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप ध्यान देंगे कि स्थानीय स्तर पर ही क्या किया जाए, लोगों को शासन में भागीदार बनाया जाए। तो इसलिए लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ऊपर केंद्र होता है, उसके बाद में केंद्र की जो सत्ता है वो राज्यों में बटी होती है, उसके बाद राज्य है वो जिलों में बटा होता है। अब यहाँ पर जो जिले हैं यानी राज्य में अलग अलग आप देखेंगे कि दो प्रकार के जो है, एक तो ग्राम संस्थाएं हैं, एक नगरीय संस्थाएं हैं। अब यहाँ पे ग्राम संस्थाओं को भी और नगरीय संस्थाओं को भी क्या किया गया, शासन की जिम्मेदारी उनको बांटी गई है। जो जिले हैं उस जिले में जिला परिषद, उसके बाद में वहां पे नगर पालिका जिले हैं, उसमें भी फिर अलग अलग जो तहसीलें हैं, फिर उसमें अलग अलग गांव है। तो इस प्रकार से ये जो गांव है, गांवों का जो शासन है वो गांव के ही लोगों को उनमें भागीदार बना करके उनके द्वारा ही शासन किया जाए, क्योंकि वहां पर प्रशासक नियुक्त करना सरकार के सामने चुनौती होती है, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को स्थानीय प्रतिनिधि ही समझ सकता है। इसलिए दूसरी जगह से किसी प्रतिनिधि को यहाँ पे नियुक्त करे तो वो थोड़ा सा उसके समझ से बाहर होता है। इसलिए ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, इस विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पे लोगों के शासन में उसको क्या बनाया जाना चाहिए, भागीदार बनाया जाना चाहिए। इसी के लिए गांव में सरपंच की नियुक्ति की जाती है, वार्ड में वार्ड पंच की नियुक्ति की जाती है, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति सदस्य की नियुक्ति की जाती है, जिला परिषद स्तर जो आता है, जिला पंचायत स्तर, उस पे जिला परिषद सदस्य जिप्स की नियुक्ति की जाती है, उसका चुनाव है वो किया जाता है, सबका निर्वाचन होता है इनका। इसी प्रकार से नगर निगम है, उसको भी अलग अलग वार्डों में बांट करके, और यहाँ नगर परिषद को भी बांट करके, नगर पालिकाओं में भी उनको बांट करके पार्षद की नियुक्ति की जाती है। फिर उनका अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सभापति और नगर निगम महापौर नियुक्त किए जाते हैं, चुनाव किया जाता है इनका। तो ये जो है, और इसका जो संबंध है, जैसे कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, इनका संबंध ग्रामीण और नगरीय स्वशासन से होता है। अब ये आपको पता चला कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन का इतिहास। आपके इतिहास से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है वेदों से। आपको पता है वैदिक साहित्य में हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। आपको पता है कि जो वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है, वो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो ग्राम जो सभ्यता है यानी ग्रामीण जो सभ्यता है, ये जो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है, उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में हम देखेंगे जब भारत है वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, वहां पर सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो जो है, आपको ध्यान रखना है, मेयो के शासन काल में ही जनगणना है उसकी भी शुरुआत हुई थी। तो लॉर्ड मेयो 1870, आपको पता है 1800 जो है 73 में इसकी शुरुआत हुई थी, 72 में। तो ये लॉर्ड जो मेयो है उसने प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, तो ये जो है वायसराय लॉर्ड मेयो ने प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि की अवधारणा। लेकिन ये लिखित रूप में आपको पता है ये लॉर्ड रिपन, इसके शासनकाल में पहली जनगणना 1881 में पूरी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड जो रिपन है, लॉर्ड रिपन ने जो है उसने जो अवधारणा प्रस्तुत की उसे भारतीय स्वशासन संस्था का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। हमने मूल अधिकारों का मेग्ना कार्टा पहले पढ़ा था कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन ने मूल अधिकारों के संबंध में लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिसे मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये लॉर्ड रिपन की जो रिपोर्ट 1882 की, इसको कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इन्होंने क्या कहा, लॉर्ड रिपन ने कि नगरीय शासन की अवधारणा तो मेयो ने प्रस्तुत की थी,
तो उन्होंने कहा कि जो नगरीय शासन की स्थापना है उसके साथ साथ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला पंचायत की भी स्थापना की जानी चाहिए। किसने कहा ये लॉर्ड रिपन ने कहा, ठीक है, 1882 ईस्वी में। उसके बाद आप देखेंगे कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, सबसे इंपॉर्टेंट है 1919 और 35 का और 1909 का अधिनियम। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम में पंचायतों को स्थानांतरित विषय घोषित कर दिया गया और विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसको दे दी गई? प्रांतीय शासकों को दे दी गई, प्रांतों में दे दी गई। ये कब किया गया? 1919 में। ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन है वो यहां से शुरू होता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में पंचायतों को स्थानांतरित विषय घोषित कर दिया गया। केंद्रीय सतह से कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई? प्रांतों को दे दी गई। उसके बाद क्या होता है कि 1920 से लेकर के 1930 के बीच इस अधिनियम के अंतर्गत 1920 से 1930 के बीच जो मद्रास, बिहार, बंगाल, असम और पंजाब जो है वहां पर पंचायतों से संबंधित कानून है ये सर्वप्रथम बनाए गए। ये जो बात की है हमने, ये बात की है स्वतंत्रता से पहले की। स्वतंत्रता के बाद जो है पंचायती राज से संबंधित क्या हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो संविधान सभा का निर्माण भी हुआ और संविधान सभा में जो गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, इस ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रयास वो किए गए। क्या क्या प्रयास किए गए हम बात करेंगे कि संविधान सभा में ही सबसे पहले पंचायती राज का समर्थन जो है ये गांधीवादी था, मन्नारायण अग्रवाल। इस मन्नारायण अग्रवाल ने किया और इनके प्रयासों से हम लोग जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ा, नीति निर्देशक तत्वों में हमने संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 हमने पढ़ा, ग्राम पंचायतों का गठन। तो गांधी जी की स्वराज की अवधारणा के तहत ही आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में इस गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत ये जो है भारत में सबसे पहले पंचायती राज का श्री गणेश किया गया और आर्टिकल 40 में पंचायती जो है उनका गठन की बात है वो कही गई। इसके बाद में 2 अक्टूबर 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अब इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत है ये क्यों की? इसकी शुरुआत वो भी पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ाने के लिए की और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनेक जो समितियां हैं उनका गठन किया। अब आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, ये जो कार्यक्रम है ये जन सहभागिता के अभाव में लोगों की भागीदारी कम थी जिसके कारण से ये क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अनेक समितियां, जैसे 1956 में बलवंत राय मेहता समिति, यही सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के बाद में समिति की समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता समिति है उसका गठन किया गया। तो ये जो समितियां हैं उनके बारे में हम लोग विशेष तौर से पढ़ेंगे। इन्हीं के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो बनाए गए, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हम लोग पढ़ते हैं कि पीगे जो थंगोल समिति है उनकी सिफारिश के आधार पर बनाए गए। इनके अलावा भी जो कई समितियां हैं हम लोग एमएल जो सिंघवी समिति हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इनके अलावा हम लोग जो एक पीके राव जो समिति आती है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इन पंचायती राज स्थानीय स्वशासन से संबंधित ये जो समितियां हैं, इन समितियों का जिक्र जो है हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से अगले जो है उनमें करेंगे। आप पंचायती राज को पूरा जो है स्थानीय स्वशासन को आप पूरा जो समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाइए और लिंक पे आपको पूरे जो है इसमें समितियां और इसमें जो है टोटल जो आपके टॉपिक हैं वो इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग स्थानीय स्वशासन को समझे, उसके बाद में आप जब पूरा पढ़ेंगे तब आपको स्थानीय स्वशासन वो समझ में आएगा। धन्यवाद।